निम्न में से कौन सा कीटनाशक नहीं है? कीटनाशक नहीं है तो इसका आंसर है पैराकीट। तो आइए पैराकीट से और देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पैराकीट क्या है? पैराकीट एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, यह एक तोते की प्रजाति है। तोते की है पैराकीट। कहाँ पर पाया जाता है? तो इसे पाया जाता है उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, ठीक। लेकिन इससे पहले जान लीजिए जो पैराकीट का, इसको मेलोप्सिटॉक्स अंडाल्टस के नाम से रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया। मैंने बता दिया उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पाला जाने वाला पशु है पैराकीट। अगला प्रश्न है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये पूछा गया यूपीएसआई में 2017 में। तो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आइए और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। तो क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, अर्थात जो जर्मेनियम है बहुत ही अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। साधारणतया यह जस्ते के खनिजों से मिला होता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बचती है उसमें 0.25% जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी से किया जा रहा है आधुनिक समय में। ये प्रश्न कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पता नहीं इस प्रश्न में क्या है, लेकिन बहुत पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो सीधा आपसे यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा अधातु है जो कक्षीय अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है, कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो आंसर है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो कक्षीय तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जबकि जो पारा है, पारा का रासायनिक चिन्ह Hg है, परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपने देखा होगा, ब्रोमीन अधात्विक तत्व है और पारा धात्विक तत्व है, ठीक है। और दोनों कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में ही है, लेकिन अधात्विक पूछ रहा है तो ब्रोमीन और धात्विक पूछ रहा है तो पारा, ठीक है। पारे का परमाणु क्रमांक 80 और प्रतीक Hg है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से, इनमें से पूछ रहा है। ब्रोमीन, सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम में पूछ रहा है। तो आप ये क्रम याद कर लीजिए कि सबसे छोटी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, फिर उससे बड़ी थोड़ा ब्रोमीन की, फिर उससे बड़ी सोडियम की, फिर उससे बड़ी कैल्शियम की। क्लोरीन का प्रतीक Cl, ब्रोमीन का Br, सोडियम का Na और कैल्शियम का Ca, ये प्रतीक हैं। तो देखिए कुछ और बातें, तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। तो प्रश्न में बता दिया सबसे पहले, सबसे छोटी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की। और जैसा कि मैंने कल बताया था, जो हमारा ये होता है परमाणु, मतलब जो पूरा परमाणु होता है उसमें अंदर क्या होता है बताया गया आप लोगों को। अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये आप लोगों को बता दिया गया है। तो उसी अनुरूप इसको सोच लीजिए कि जो परमाणु की त्रिज्या है रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से, अर्थात वो हमारे यहाँ से, यहाँ नाभिक के केंद्र से, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है ऐसे, वहां तक की दूरी होती क्या? त्रिज्या होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, CH3COO CH2CH3, अर्थात इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं CH3COO, और ये जो लिखा है ये, इसको कंबाइन कर सकते हैं C2H5। तो ये CH3COO C2H5 का इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम है एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट इसका नाम है। तो यहाँ से कुछ चीजें और देखेंगे। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। कुछ तत्व हैं और उनके नाम सूत्र दिए गए हैं।
जैसे CH3CH2 COOH। अब COOH तो आप कंपाइल रखेंगे और इस जो ये CH3CH2 है इसको कंबाइंड कर देंगे, अर्थात C2H5 COOH, ऐसे याद कर सकते हैं। C2H5 COOH किसका है? प्रोपेनोइक अम्ल। अगला है वही हाल यहाँ भी करेंगे, ये तो बता दिया गया है, CH3 COO C2H5, तो एथिल एथनोएट। अब ब्यूटेनोइक अम्ल, जैसे ऊपर प्रोपेनोइक था वैसे यहाँ ब्यूटेनोइक है, तो यहाँ ब्यूटेनोइक का क्या होगा फार्मूला? अब यहाँ पर जैसे है ब्यूटेनोइक का फार्मूला निकालना, तो यहाँ से कार्बन गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आपको पता होगा, एक के लिए, एक कार्बन के लिए मेथ जुड़ता है, 2 कार्बन है, मेथ के बाद एथ आता है, मेथ एथ, तो कार्बन 3 है तो प्रोप जुड़ता है, प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 के लिए पेंट। इस प्रकार नाम जुड़ते हैं। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, इस प्रकार जुड़ते रहते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट, आक्ट नॉन डेक अनडेक, इस प्रकार डूडेक 12 तक होते हैं, तो ये सब जुड़ जाते हैं। तो यहाँ देखो जो COOH है उसके लिए ओइक अम्ल जुड़ रहा है और 4 कार्बन हमने आपको गिनाए हैं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट प्लस ओइक ब्यूटेनोइक हो जाएगा, ठीक। अब मेथेनोइक में यहाँ सिर्फ कार्बन एक है, एक ही कार्बन है और COOH कंबाइन किया है, तो एक कार्बन के लिए अभी अभी हमने बताया क्या होगा, मेथ, तो मेथेनोइक हो जाएगा। इस प्रकार आप नाम समझ भी सकते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो गुलाब सोने में इसके अलावा आपका तांबा शामिल है। तो आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं यहाँ से। गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु होती है। जो गुलाब सोना है वो सोना और तांबे की मिश्र धातु है, जिसका प्रयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है, या 19वीं सदी के रूप में 19वीं सदी में रूस में फेमस था। इसे रूसी सोने के नाम से भी जाना गया है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए? तो किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए? नाइलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नाइलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। तो कैप्रोलैक्टम एक क्या है? चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग मोनोमर के रूप में प्रयोग होता है, नाइलॉन 6 बनाने के लिए ही प्रयोग होता है इसका। ये देख लीजिए 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में आया है यूपी पुलिस में ये प्रश्न, तो आप ये बात भी नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ हल्के ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, कठिन प्रश्न पढ़ने की भी आदत डालिए। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। किसका? जिप्सम का। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सैलोनाइट भी कहते हैं, जिप्सम को सैलोनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के कितने अणु हैं? जल के 2 अणु हैं। तो इस प्रकार के जो हैं 2 सूत्र रहते हैं, एक तो ये आपके सामने जिप्सम लिखा ही है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर क्वार्ट की बात करता है, क्वार्ट के जो को सिलिका बोलते हैं, क्वार्ट जो को सिलिका बोलते हैं, SiO2 इसका फार्मूला होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को क्या करना है? इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? गैल्वेनाइजेशन का अर्थ है, तो गैल्वेनाइजेशन का अर्थ है जस्ते की पतली परत के साथ उसका आवरण करना इस्पात को, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। तो बात समझ में आ गई। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, धातुओं के संचरण में जंग लगने में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो जंग लगती क्यों लोहे में?
तो जंग जब लगती है तो लोहा पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करता है। ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो दिक्कत आएगी। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला तो कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला याद रखना सबसे बेस्ट कोयला है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत 85 से 95% तक, कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं। भाई कम नमी है तभी तो अच्छा है वो। जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। तो लिग्नाइट में 35 से 25% के बीच में सामग्री होती है लिग्नाइट में, और एंथ्रासाइट में 90% के आसपास होता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं? अर्थात आपसे कह रहा कौन सा इन चारों में से बहुलक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बहुलक नहीं है? पॉलीप्रोपोलिन बहुलक नहीं है, बाकी सब बहुलक हैं। पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट सब बहुलक हैं। जो पॉलीप्रोपोलिन है वो थर्मोप्लास्टिक है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कुछ बातें हैं, जैसे पॉलिएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर के कपड़े बनते हैं, सबको पता है। पॉलीप्रोपोलिन को पॉलीप्रोपीन के भी नाम से जाना जाता है। मतलब पॉलीप्रोपोलिन को पॉलीप्रोपीन के नाम से जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो यह थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। अब पॉलीएमाइड के बारे में देखते हैं, जो अगला ऑप्शन था। पॉलीएमाइड प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। तो पॉलीएमाइड प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। सिल्क, ऊन, नायलॉन इसके उदाहरण है। पॉलीएमाइड सिल्क भी होता है, ऊन भी होता है और नायलॉन भी होता है, जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में होता है। अगली जो मेन बात है इसमें, पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का समूह है। जो पॉलीकार्बोनेट की बात कर रहा है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। पॉलीएमाइड पॉलिएस्टर पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि पॉलीप्रोपोलीन एक एडिशन पॉलीमर है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में कौन सी रेडियो धातु है जिसका विश्व में सर्वाधिक भंडार हमारे देश में है? तो वो थोरियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार इंडिया में ही मौजूद है। तो थोरियम धातु की जो खोज हुई थी 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थ्योराइट अयस्क से की थी। थोरियम की खोज थ्योराइट अयस्क से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनाजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आपसे आप क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि थोरियम का अयस्क क्या है या फिर मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो याद रखना है, विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में ही है। अगला बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजकों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो काली स्याही में जो अलग अलग रंग होते हैं उनके रंजकों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका कारण कपूर की गंध होती है, तो जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। ठीक है, चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ कौन कौन से? जैसे केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी या लाल मिर्च पाउडर का घोल, ये भी चींटी से फसल की सुरक्षा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो ईंधन सेल किसको कहा जाता है? ईंधन के सेल कहते हैं आणविक ऑक्सीजन को। तो देखिए समझते हैं क्या है ईंधन सेल। फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्त है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। मतलब कि ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन
ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। जो धनावेशित हाइड्रोजन आयन है, आणविक ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है, तब तक ही वो ऊर्जा या विद्युत का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म ना कर सकने वाले प्लास्टिक क्या कहलाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको आप गर्म कर दो तो पिघल जाएंगे, जिस रूप में ढल जाएंगे, फिर उनको दोबारा नहीं किया जा सकता कुछ किसी भी आकार में परिवर्तित, तो उनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, सेटिंग हो जाती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि उन्हें पुनः गर्म किया जाए तो मुलायम नहीं होते। इसका प्रमुख उदाहरण बेकेलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं, जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। अर्थात यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लास्टिक होते हैं हमारे, तो प्लास्टिक एक तो थर्मोसेटिंग है और दूसरा कौन आपके पास मिल रहा है, आप खुद ही समझ रहे होंगे ऑप्शन से। दूसरा कौन सा मिला, थर्मोप्लास्टिक। एक थर्मोसेटिंग, दूसरा थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करने पर भी मुलायम हो जाएगा 2-3 बार, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार ही मुलायम होगा, उसके बाद हार्ड हो गया तो हार्ड हो गया। अगला बढ़िया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। तो निष्क्रिय कौन सा नहीं है, क्लोरीन। क्वेश्चन बताया गया है, ध्यान सुनिए। तो क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो परमाणु क्रमांक भी पूछेगा आपसे पुलिस के एग्जाम में। परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं जो निष्क्रिय वाले, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान को निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडान गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। ये पॉइंट बढ़िया है कि जो रेडान गैस है तो अक्रिय, अक्रिय तो सब हैं जितनी हमने बताई है। कौन कौन सी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। लेकिन इनमें से जो रेडान गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बाकी सब कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में मिल जाएंगी। कल पिछली वीडियो में हमने संगठन बताया है वायुमंडल का। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पे, साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है, तो साधारण नमक का आपसे फार्मूला या नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्री जल जो होता है साधारण नमक की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो नमक का सूत्र आप याद रखिएगा, NaCl नमक का सूत्र है और नाम सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है। तो जो LPG गैस होती है, जो सिलेंडर में हम लोग भरवा कर आते हैं खाना बनवाने के लिए, तो वो कौन सी होती है, क्या होती है, द्रव होती है, गैस होती है, ठोस क्या होती है। तो वो आप याद कर लीजिए कि वो क्या होती है, वो द्रव होती है। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और जानते हैं इसके बारे में। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये हिंदी नाम याद रखिएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, LPG भी बोलते हैं शॉर्टकट में। असंतृप्त एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त कौन सा, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण। सिर्फ आप इतना याद करिए, जो LPG है वो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो जो LPG है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है। तो सामान्य टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर द्रव अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस का कारण नहीं है, बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसमें जो गैस में गंध होती है किसके कारण होती है, मिथाइल मरकेप्टन के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, तो इसका जो रिसाव होगा, बदबू आएगी तो आप खुद ही जान जाएंगे। जो LPG गैस है उसमें यहाँ तो लिखा था मिथाइल मरकेप्टन, लेकिन उसमें याद करिए एथिल मरकेप्टन
अब आ रहा है सिलेंडरों में एथिल मर्केप्टन। तो वो आपको ऑप्शन में अगर एथिल मर्केप्टन मिलता है तो एथिल मर्केप्टन का भी प्रयोग कर देंगे अपने आंसर बताने के लिए कि गैस में गंध इस कारण होती है, ठीक, एथिल मर्केप्टन के कारण। अगर एथिल नहीं है एथिल मर्केप्टन तब आप मिथाइल मर्केप्टन लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट पीछे बताया ना कि अगर जैसे आपके पास एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तो यहाँ एथिल जो बना है एथ, एथ धन इल, एथिल, तो उसमें दो कार्बन है और C1 जो मिथिल पीछे बताया गया है तो वो मिथिल एक कार्बन के कारण बताया गया है। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? सबको पता है अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इनके बारे में जो बातें हैं वो जानना थोड़ा सा जो जरूरी वो जान लीजिए। 1967 में डायनामाइट की खोज की थी, आप सन भी याद करिए, 1967 में डायनामाइट की खोज हुई थी, ठीक है। नोबल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी, किसने किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्थापना की थी, शुरुआत तो बाद में हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बायोडीजल पौधा कौन सा है? तो बायोडीजल पौधा कौन सा है? रतन जोत या जेट्रोफा इसको बोलते हैं, ये बायोडीजल पौधा है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, ध्यान से प्रकाश देखिए। रासायनिक धूम कोरे में हमेशा क्या होता है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोरे में हमेशा क्या होती है? ओजोन। प्रकाश रासायनिक स्मोक अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसल एसीटाइड नाइट्रेट अर्थात पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाश रासायनिक स्मोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ से याद करिए, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें रासायनिक रूप से स्मोक कहा जाता है। तो इतना तो जरूर याद कर लीजिए इसमें। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? मतलब पीतल में क्या क्या पाया जाता है? तो पीतल है, तो पीतल है तो पिताजी याद कर लीजिए, पीतल से, तो पीतल से पिताजी याद रहेंगे अगर, तो पिताजी से देखिए पीतल बन जाएगा, पिताजी। तो जैसे पिताजी हैं तो पिताजी से क्या बनेगा? पीतल। तो पी से पीतल, पी से क्या बना? पीतल। ता से तांबा, ता से क्या है? तांबा, और जी से जस्ता। तो पिताजी, पीतल, तांबा और जस्ता। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? तांबा और जस्ता मिल रहा है आपको, आप लगा दीजिए। अब कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हैं, ध्यान से देखिए। पीतल एक मिश्रित धातु है, बता दिया, जिसमें तांबा और जस्ता होता है, बता दिया गया है। अब तांबा कितना होता है पिताजी में? तांबा कितना होता है? तांबा 60 से 62%, जस्ता 40 से 38% होता है। जो पिताजी वाली ट्रिक बताई है वो सिर्फ हमने आपको याद करने के लिए बताई है, अदर में इसको मत लीजिएगा। तो तांबा कितना? 60 से 62%, जस्ता 40 से 38%, पीतल। तो पीतल का प्रयोग कहाँ होता है? पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति, मंदिर के घंटे इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो इसका जो संगठन बताया है 60 से 62%, जस्ता 40 से 38%, वो जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ये तो हमने कई बार बताया है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और कुछ और बातें हैं तो उसको देखिए। सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु, अत्यंत सक्रिय धातु है, जिसे खुला वातावरण में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है। अतः इसे कहाँ रखा जाता है? अतः इसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो तो निश्चित बात है, खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता, तभी तो आप समझ गए होंगे मुक्त वातावरण में नहीं पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको आता तो अच्छी बात, नहीं आता ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, उनको ध्यान से आप समझिए। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, बताया गया है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44 ए के अनुसार, ठीक है, कौन सी धारा है? 44 ए। और एक्ट कौन सा, नियम कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल
कि धारा 44 AA के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। भाई कोई ऑप्शन नहीं इंसान के पास ना, इसलिए तो एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता। तो यहाँ से ध्यान से ये बात देखिएगा, नोट डाउन, कि एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता और फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं एथिलीन वाले। ठीक, तो ये बात दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है गोल्ड के साथ? तो गोल्ड के साथ कौन सी मिलाई जाती है? तो गोल्ड के साथ देखिए आपसे कौन सी मिलाई जाती है, तांबा। तब देखिए यहाँ सोना, सोना का प्रतीक Au है। अब सोना है कैसा? एक कोमल, आघातवर्ध, तन्य, चमकदार, पीले रंग की धातु होती है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, रंग तथा गुण में समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिला दिया जाता है। कॉपर और सोने का रंग एक जैसा होता है, क्वालिटी भी एक जैसी होती है। अब जो सोने की शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है, सबको पता है। इसका प्रमुख अयस्क आप याद करिए, इसका प्रमुख अयस्क केलेवराइट और सिल्वेनाइट है। दो अयस्क यहाँ बताए गए हैं, उन दोनों को याद कर लीजिए। अपना भला चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। चाह रहे हैं भला तो लिखिए केलेवराइट और सिल्वेनाइट, इसके दो अयस्क हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? तो शुद्ध यूरेनियम जो पाया जाता है यूरेनियम 235 में होता है। तो यूरेनियम के बारे में और देखिए, यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोथ क्लाप्रोथ ने की थी, ने पिच ब्लेड नामक अयस्क से किया था। तो हुआ किससे था? पिच ब्लेड से हुआ था। किसने किया था? क्लाप्रोथ ने किया था। शुद्ध यूरेनियम 235 में पाया जाता है। जो शुद्ध यूरेनियम होता है यूरेनियम 235 से मिलता है शुद्ध यूरेनियम। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, उसको ध्यान से देखिए। पानी, कुएं का जो पानी है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो पता है आपको कि जो पानी शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की गोलियां भी डाली जाती हैं।